हेलो एवरीवन, वेलकम टू पिरामिड आईएएस। आज हमारा क्लास नंबर 24 है जो यूपीएससी सीएससी 2023 के लिए हम लोग 1000 क्वेश्चन का टारगेट लेकर चले हैं। आज उसका 24वां क्लास है। ये क्लास आपके लिए जो यूपीएससी प्रिपेयर कर रहे हैं, जो इस बार 23 में मई 28 को जो एग्जाम दे रहे हैं, उनके लिए मोस्टली वाइटल रहेगा। एंड आप हमारे पिरामिड के साथ अपने प्रिपरेशन को कंटिन्यू कर सकते हैं। आप अगर हमारे चैनल को लाइक शेयर नहीं किए हैं तो उसे कर सकते हैं और नीचे दिए गए टेलीग्राम लिंक पे क्लिक करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विथ रेफरेंस टू डॉक्ट्रिन ऑफ सोवरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट। सोवरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट के रिगार्डिंग यहाँ पे पूछा गया है। सोवरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट मतलब इंडिपेंडेंट विद इन स्टेट, मतलब स्टेट के अंदर ये इंडिपेंडेंट रहेगा या हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी रहेगा। हाईएस्ट बॉडी रहेगा, विद इन स्टेट रहेगा, तो उसे हम सोवरेन कहेंगे, पार्लियामेंट। तो उसी के रिगार्डिंग यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, तो देखते हैं। पॉइंट नंबर 1, इंडियन पार्लियामेंट इज ट्रूली सोवरेन। यहीं पे गलत जाता है। इंडियन पार्लियामेंट सोवरेन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर के अंडर या कॉन्स्टिट्यूशन के लिमिट में पार्लियामेंट को काम करना पड़ता है, इसीलिए ये सोवरेन नहीं है उस मामले में। जैसे कि यूके का पार्लियामेंट सोवरेन है, वहाँ पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है पार्लियामेंट पे, पार्लियामेंट चाहे तो कुछ भी अमेंड कर सकता है। तो पॉइंट 1 गलत हो जाता है। द सोवरेनिटी The sovereign nature of parliament in India is implicit in part 5 of the Constitution of India। पार्ट 5 पे भी इनका कोई मेंशन नहीं है, तो इंडियन पार्लियामेंट सोवरेन नहीं है। आप तो उसी से ही गलत हो जाता है। यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नाइदर वन नॉट टू इज करेक्ट। कोई सभी यहाँ पे सही नहीं है। सोवरेनिटी मीन्स सुप्रीम पावर विद इन द स्टेट। तो यूके का पार्लियामेंट क्या है, ये सोवरेन पार्लियामेंट है, हम इसे सोवरेन कह सकते हैं, क्योंकि ये एब्सोल्यूट जो सुप्रीम पावर है विद इन स्टेट ये एंजॉय करते हैं। इंडियन पार्लियामेंट सोवरेन नहीं है, ये आप याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, द वेलोर म्यूटिनी ऑफ 1806। वेलोर म्यूटिनी के बारे में पूछा गया है। रिजेबल्स द ग्रेट रिवोल्ट ऑफ 1857 इन मेनी वेज। While the rebellion in 1857 proclaimed Bahadur Shah Zafar as their leader, in case of Velar Mutiny it was फतेह हैदर। फतेह हैदर को लीडर यहाँ पे वेलर म्यूटिनी का चुना गया था। तो वो कौन से डायनेस्टी से बिलोंग करते थे या कौन से रूलर थे वो, तो वो किंगडम ऑफ मैसूर से बिलोंग करते थे। ये फतेह हैदर प्राइमरीली टीपू सुल्तान, जिन्हें आप जानते होंगे, उनके सन थे। टीपू सुल्तान के सन थे जो फतेह हैदर हैं। तो ये किंगडम ऑफ मैसूर से बिलोंग करते हैं। वेलर म्यूटिनी 1806 में हुआ था, जुलाई 10 1806 में हुआ था। ये ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट हुआ था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो फतेह हैदर है ये क्या है, टीपू सुल्तान के सन है, फर्स्ट सन ऑफ टीपू। वो लीड करते हैं ये बैटल को। एंड ये स्विफ्टली क्रश्ड बाय कॉलोनियल डिप्सी, जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के एजेंट जो थे, वो इसको सप्रेस कर देते हैं। ये प्राइमरी नॉर्थ आर्कोट डिस्ट्रिक्ट जो तमिलनाडु में है, यहाँ पे इसका एपिसेंटर था। आप इसे सब याद रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू इंडियन ओशन कमीशन। इंडियन ओशन कमीशन के बारे में यहाँ पे पूछा गया है। इट इज एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन दैट वाज क्रिएटेड एट पोर्ट लुइस डिक्लेरेशन इन 1982। यस, ये 1982 में पोर्ट लुइस डिक्लेरेशन के साथ ही बना था इंडियन ओशन कमीशन। इंडिया इज वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर नहीं, इंडिया फाउंडिंग मेंबर नहीं है। इंडिया ऑब्जर्वर स्टेटस एंजॉय करता है, ऑब्जर्वर स्टेटस एंजॉय करता है। तो पॉइंट 2 गलत हो जाता है। पॉइंट 2 गलत होते ही हमें हमारा आंसर मिल चुका है, क्योंकि पॉइंट 3 दोनों में है, मतलब एब्सोल्युटली करेक्ट। पॉइंट 1 इज करेक्ट, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके मेंबर कौन कौन से हैं, स्टेट मेंबर स्टेट आप याद रख सकते हैं। तो मेंबर स्टेट है इसके सीसेल्स मेंबर स्टेट है, रिपब्लिक ऑफ मॉरिशस है, कोमोरोस है, माडागास्कर है, एंड फ्रेंच यूनियन आइलैंड है। और ऑब्जर्वर स्टेटस 2016 में चाइना को मिला, 17 में यूरोपियन यूनियन को मिला, इंडिया को 2020 में इसका ऑब्जर्वर स्टेटस मिला हुआ है। इंडिया के साथ जापान को भी यहाँ पे ऑब्जर्वर स्टेटस मिला हुआ है। तो इंडियन ओशन कमीशन के बारे में सारा डिटेल्स यहाँ पे मेंशन है, आप इसे नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, विथ रेफरेंस टू हेड स्पीच। हेड स्पीच के बारे में यहाँ पे पूछा गया है। इट इज वन ऑफ द ग्राउंड मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। नहीं, यही पे गलत हो जाता है। यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन के हेड स्पीच के बारे में कहीं मेंशन नहीं है, तो आप ये यहीं से एलिमिनेट कर सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, एक्सप्रेसली ये वर्ड पे आप फोकस करना है। कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है क्या, नहीं है, तो गलत हो गया और आगे हमें पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। सेक्शन 295A ऑफ आईपीसी डिफाइंस हेड स्पीच, ये भी गलत है, क्योंकि ये डिफाइन नहीं करते हेड स्पीच को।
यहाँ पे हेड स्पीच के लिए जो पनिशमेंट होगा वो लिखा हुआ है, बट हेड स्पीच डिफाइंड नहीं है सेक्शन 295 में भी। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नाइदर 1 नॉर 2 इज करेक्ट, दोनों ही यहाँ पे गलत हो जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज 2 फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इंश्योर करते हैं। एंड इसमें क्या है, इसमें कुछ रेस्ट्रिक्शन है, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन है, तो रेस्ट्रिक्शन सारा यहाँ पे मेंशन है। एंड लीगल फ्रेमवर्क नहीं है हेड स्पीच को डील करने के लिए अभी तक इंडिया में कोई। एंड 295 ऑफ आईपीसी क्या करता है, हेड स्पीच को डिफाइन नहीं करता, बट ये पनिशमेंट वहाँ पे मेंशन है क्या क्या पनिशमेंट मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंटरनेट इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो के बारे में यहाँ पे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 5। चलिए देखते हैं पहले ये है क्या। ए डेब्ट and profitability ratio uses to determine how easily a company can pay its interest। तो ये शो करता है एक कंपनी अपने इंटरेस्ट को कैसे पे कर सकता है इजीली। इट मेजर्स द कंपनीज एबिलिटी टू मीट दिस इंटरेस्ट पेमेंट। ऑप्शन 1 एब्सोल्युटली करेक्ट। हाई इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ऑफ ए कंपनी इंडिकेट्स ए लैक ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। हाई इंटरेस्ट जो कवरेज है लैक ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी को शो करता है, यस नहीं। जो लो इंटरेस्ट है ये करता है लैक ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो अगर रहेगा तो वो क्या करेगा, मतलब ये सिग्निफाई करता है कि कंपनी का जो पेमेंट करने का मतलब पावर है वो कम है। तो यहाँ पे ऑप्शन पॉइंट को गलत हो जाता है, ऑप्शन 1 ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। यहाँ पे देख सकते हैं सारा डिटेल्स यहाँ पे मेंशन है, आप इसे नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इट कंसिस्ट ऑफ 2 ऑब्जर्वेटरीज सेपरेटेड बाय 3000 किलोमीटर। अभी भी अगर आपको पता नहीं चल रहा है फिर भी चलते हैं, ये एल शेप्ड का है। चलो अब तो आपको पता हो जाना चाहिए, ये लीगो के बारे में कहता है, क्योंकि इसमें मिनिमम 2 ऑब्जर्वेटरी चाहिए ताकि जो एग्जैक्ट डाटा है वो कलेक्शन किया जा सके। क्योंकि लीगो बहुत ही सेंसिटिव मतलब एक इंस्ट्रूमेंट है, इंस्ट्रूमेंट तो नहीं है ये, यहाँ पे आप लीगो देख सकते हैं, ये एक लीगो है, ये लीगो का रियल पिक्चर है। इसमें क्या किया है, 4 किलोमीटर लॉन्ग का 2 वैक्यूम ट्यूब लगाया जाता है और इसमें इस तरह से इधर लाइट इनपुट किया जाता है। अब लाइट क्या करेगा, तो लाइट इसमें जाएगा, बट जब ग्रेविटेशनल वेव, ये प्राइमरी लीगो क्या करता है, जो ग्रेविटेशनल वेव है उसको डिटेक्ट करता है, ग्रेविटेशनल वेव को ये डिटेक्ट करता है। तो अगर ये ग्रेविटेशनल वेव इसको डिस्टर्ब करेंगे तो ये यहाँ से इधर लाइट जाएगा और यहाँ पे एक बीम स्प्लिटर है, इसमें ये 2 आर्म में स्प्लिट हो जाएगा और फिर रिटर्न आएंगे कहाँ पे, यहाँ पे रिटर्न आएंगे। बट अगर ग्रेविटेशनल वेव आ जाएगा तो वो जो लाइट है वो क्या करेगा, उसको यहाँ पे ज़्यादा दूर तक आएगा तो वो रिफ्लेक्ट यहाँ पे हो जाएगा। तो लीगो के बारे में यहाँ पे है, ये लीगो है। तो इंडिया का हिंगोली में भी एक लीगो ऑब्जर्वेटरी, हिंगोली जो महाराष्ट्र में है वहाँ पे एक लीगो ऑब्जर्वेटरी एस्टेब्लिश किया जाएगा। अभी कैबिनेट में ने इसे रिसेंटली अप्रूव किया है। हिंगोली कहाँ पे है, महाराष्ट्र में, जो लीगो फैसिलिटी यहाँ पे भी डेवलप किया जा रहा है। एंड इसको करने का मतलब है ये और क्या करेगा, प्रिसाइज आउटकम देगा। लीगो लीगो के बारे में यहाँ पे मेंशन है, आप इसे नोट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, विथ रेफरेंस टू यूनाइटेड नेशन वाटर कन्वेंशन, यूएन वाटर कन्वेंशन जो हुआ है उसके रिगार्डिंग यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 7, नो साउथ एशियन country is a part of the convention on the laws of navigational use of international water course। यस, इसमें कोई साउथ इंडियन कंट्री नहीं है, ये सही है, एब्सोल्युटली करेक्ट है। इट रिप्लेसेस द एग्जिस्टिंग बायलैटरल एंड मल्टीलैटरल एग्रीमेंट, नहीं ये इसको रिप्लेस नहीं करता, ये इसको सप्लीमेंट करता है, रिप्लेस नहीं करता। तो पॉइंट 2 गलत हो जाएगा, पॉइंट 2 गलत होते ही हमें हमारा आंसर ऑलरेडी मिल चुका है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ये लीगली बाइंडिंग है, ये भी आप याद रख सकते हैं। इंटरनेशनल वाटर कन्वेंशन ये आप देख सकते हैं, ये द कन्वेंशन ऑन द प्रोटेक्शन ऑफ लैंड यूज एंड ट्रांसबाउंडरी वाटर कोर्स एंड इंटरनेशनल लेक्स, जो वाटर कन्वेंशन ये कहते हैं, जो हेलिसिंकी 1992 में एनफोर्स साइन किया गया था। एंड ये 1996 से लीगली एनफोर्स्ड है एंड ये एक लीगली बाइंडिंग कन्वेंशन है। एंड ये क्या करता है, डजंट रिप्लेस नहीं करता, ये क्या करता है, सप्लीमेंट करता है जो अदर एग्रीमेंट है। एंड नो साउथ इंडियन एशियन कंट्री इज ए पार्ट ऑफ दिस मिशन, साउथ एशिया का कोई भी कंट्री इसका पार्ट नहीं है, ये जो यूएन वाटर कन्वेंशन का मेंबर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8,
विथ रेफरेंस टू स्टेजेस ऑफ फॉरेस्ट सक्सेशन के बारे में यहाँ पे पूछा गया है। तो कौन सा पहले आता है, कौन सा बाद में आता है। तो पहले पायनियर प्लांट स्पीसीज जो ओल्ड प्लांट है वो पहले आएंगे नंबर 1 पे। फिर कौन आएगा, जो पेरिनियल प्लांट एंड ग्रासेस, फिर ग्रासेस फॉर्मेशन होगा नंबर 2 में। फिर सर्व होगा, ग्रास से थोड़ा बड़ा होगा, सर्व होगा। फिर शॉर्ट लिव पायनियर ट्रीज, मतलब शॉर्ट लिव पायनियर ट्रीज फिर आएंगे नंबर 4 पे। तो यहाँ पे 3 4 1 2 3 4 1 2 ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो फॉरेस्ट सक्सेशन है कैसे हो रहा है। पहले कोई पायनियर स्पीसीज आएंगे, फिर ग्रास आएंगे, यहाँ पे पायनियर स्पीसीज पहले रहेंगे, फिर उससे क्या होगा, ग्रास डेवलप होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रास के बाद सर्व धीरे धीरे डेवलप होगा। फिर ये जो पायनियर ट्रीज है ये डेवलप होंगे। फिर इधर आगे आगे जितना बढ़ेंगे वो क्या होंगे, जो मैच्योर ट्री होगा, एंड लास्ट में ये फॉरेस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका टाइम पीरियड मिनिमम 5 ईयर्स से फिर 150 टू 300 ईयर्स तक इसका टाइम पीरियड है जो फॉरेस्ट सक्सेशन होने के लिए। तो यहाँ पे सारे आप देख सकते हैं एंड नोट भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ पे EIA के बारे में पूछा गया है। EIA क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जेम्प्टेड अंडर एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। तो पहले EIA क्या है देख लेते हैं। इसमें क्या किया जाएगा, जो एनवायरमेंट रिलेटेड कोई भी प्रोजेक्ट है तो उसको अप्रूव करने से पहले एनवायरमेंटल क्लियरेंस उसको चाहिए, उसके लिए उसको EIA चाहिए। तो, तो उसका पहले स्क्रीनिंग एंड स्कोपिंग होगा। स्क्रीनिंग में क्या किया जाएगा, तो उसका EIA चाहिए कि नहीं, उसका असेसमेंट होना चाहिए या नहीं चाहिए, वो पहले डिसाइड करते हैं स्क्रीनिंग में ही। तो यहाँ पे वही क्वेश्चन पूछा गया है। तो एग्जेम्प्ट किसे किया गया है, मतलब जिनका स्क्रीनिंग नहीं चाहिए हमें, तो वो कौन कौन से हैं जिनका स्क्रीनिंग नहीं चाहिए। तो एग्जिस्टिंग एयरपोर्ट का अगर एक्सटेंशन हमें करना है तो उनका स्क्रीनिंग हमें नहीं करना पड़ेगा, सही है ये। फिर रोड, हाईवेज अगर एंड टोल प्लाजा अगर चाहिए तो उसका भी स्क्रीनिंग हमें नहीं करना पड़ेगा। जो थर्मल पावर प्लांट है उसका स्क्रीनिंग करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये गलत हो जाता है। एंड फिशिंग हैंडलिंग, पोर्ट हार्बर, जो फिश हैंडल कैप्चर करने के लिए, फिश पकड़ने के लिए जो पोर्ट हार्बर यूज होते हैं उनका ये नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो स्क्रीनिंग के बाद क्या होगा, फिर स्कोपिंग होगा, क्या क्या उसमें स्कोप है। फिर एनवायरमेंटल रिस्क उसमें क्या है वो देखेंगे। फिर अगर रिस्क है तो उसको कैसे हम मिटिगेट कर सकते हैं, उसको फिर किया जाएगा। ये सारे कौन करेंगे, स्टेक होल्डर करेंगे। मतलब जो कंपनी मतलब फैक्ट्री बनाने का या कोई प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट करेगा तो वही इसको करेगा सारा। फिर मिटिगेशन में वो मान लीजिए कोई रोड बनने वाला है तो रोड में कितना पेड़ कटेंगे, सारा इसमें पहले रिस्क क्या आएगा वो देखेंगे। फिर उसमें मिटिगेशन क्या कर सकते हैं, मतलब एक जगह से अगर हम लोग रोड काट रहे हैं तो फिर उसका प्लांटेशन करेंगे, ये सब देखेंगे। फिर डिसीजन मेकिंग होगा। इससे पहले क्या होगा, ये पब्लिक हियरिंग में जाएगा, पब्लिक हियरिंग आएगा, फिर उससे डिसीजन मेकिंग होगा। फिर बाद में ये अप्रूव होगा या डिसअप्रूव होगा, होने के बाद भी ये मॉनिटर होता रहेगा। मान लीजिए अप्रूव हो गया तो वो जो जो यहाँ पे गारंटी या प्रॉमिस किया गया था तो वो सारा काम हो रहा है नहीं, तो वो यहाँ पे मॉनिटर किया जाएगा। ये है एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। तो उसके सारे एग्जेम्पशन लिस्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं एंड नोट भी कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, रिसेंटली ए नोबेल मटेरियल कॉल्ड सिंगल क्रिस्टलाइन स्कैंडियम नाइट्राइड SCN के बारे में यहाँ पे पूछा गया है। जो सिंगल क्रिस्टलाइन स्कैंडियम है उसके बारे में यहाँ पे पूछा गया है। SCN कैन एमिट, डिटेक्ट एंड मॉड्यूलेट इंफ्रारेड लाइट विथ हाई एफिशिएंसी। ये इंफ्रारेड लाइट एमिट करते हैं। फिर SCN इज यूजफुल इन सोलर एंड थर्मल एनर्जी, नहीं ये सोलर एंड थर्मल एनर्जी में नहीं है। यूज तो होते हैं बट कुड नॉट यूज इन ऑप्टिकल कम्युनिकेशन डिवाइसेस, नहीं ये सोलर में होते हैं एंड ऑप्टिकल कम्युनिकेशन डिवाइस में भी होते हैं। तो ये यहाँ पे गलत हो जाता है। SCN कैन बी इंटीग्रेटेड इनटू मॉडर्न सिलिकॉन चिप्स, यस ये यहाँ पे भी मॉडर्न सिलिकॉन चिप में ये क्या करते हैं, इंटीग्रेटेड हो सकते हैं। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 1 and 3 ओनली इज द राइट आंसर। यहाँ पे देख सकते हैं ये न्यूज में क्यों था, तो जो जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च जो बेंगलुरु में है, वो ये मटेरियल को जो सिंगल क्रिस्टलाइन स्कैंडियम नाइट्राइड SCN जो है उसको प्रोड्यूस मतलब डेवलप किए हैं। एंड ये सोलर एंड थर्मल एनर्जी के हार्वेस्ट के लिए यूज हो जाता है। उसके साथ ऑप्टिकल एनर्जी जो यहाँ पे ऑप्टिकल कम्युनिकेशन डिवाइस है उसमें भी ये यूज होता है। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11,
विथ रेफरेंस टू वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रायल, जो वीवीपैट मशीन ईवीएम के साथ लगता है उसके रिगार्डिंग यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। वीवीपैट जो ईवीएम के साथ लगता है, जिसमें यहाँ पे आप देख सकते हैं वीवीपैट कैसे काम करता है। ये एक वीवीपैट मशीन है एंड ईवीएम पे यहाँ पे आप बटन क्लिक करेंगे तो इसका एक रिसिप्ट यहाँ पे आपको पहले शो होगा और ये रिसिप्ट जाके बॉक्स में डल जाएगा, जिसमें आप मेंशन, आप चुने हुए जो लीडर है उनको आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका वोट सही हुआ है या नहीं है एंड बाद में काउंटिंग के टाइम में इसको फिर वेरीफाई भी किया जाएगा। ये है वीवीपैट। तो इसी के रिगार्डिंग यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। तो पॉइंट नंबर 1, इट इज ए सिस्टम अटैच टू इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ईवीएम के साथ ये अटैच रहता है। अलाउ द वोटर टू वेरीफाई देयर वोट्स आर कास्ट आज इंटेंडेड। ये सही है, ये वोटर अपने वोट जहाँ पे दिए हैं सही वोट मिला कि नहीं उनको ये इंश्योर करता है। इट इज मैंडेटरी टू टैली वीवीपैट स्लिप्स विद ईवीएम रिजल्ट्स फॉर हाफ ऑफ द पोलिंग स्टेशन। नहीं, हाफ ऑफ द पोलिंग स्टेशन के साथ इसको मतलब कंफर्म करना जरूरी नहीं है। वीवीपैट्स विद ईवीएम वर यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ नागालैंड। ये नागालैंड में पहला टाइम यूज हुआ था एंड फुल फ्लेज में कब हुआ था? गोवा में इलेक्शन में हुआ था ये। तो पॉइंट 2 गलत है, तो यहाँ पे आंसर ए एंड सी हो जाएगा राइट आंसर। 1 and 3 ओनली इज द राइट आंसर। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो इसमें क्या करना पड़ेगा, 7 सेकंड के लिए आपको दिखाएगा आप किसको वोट दे रहे हैं। एंड वीवीपैट 2013 में पहले नागालैंड में यूज हुआ था एंड गोवा के इलेक्शन में फुल फ्लेज यहाँ पे यूज हुआ था वीवीपैट मशीन। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। इंडोर पोल्यूशन के बारे में यहाँ पे पूछा गया है। तो इनमें से कौन सा इंडोर पोल्यूशन का सोर्स है? तो रेडॉन ये इंडोर पोल्यूशन का सोर्स है। वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड ये भी इंडोर पोल्यूशन का सोर्स है। ओजोन ये भी है एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। ओजोन क्योंकि ओजोन इन लोअर एटमॉस्फेयर इज डेंजरस फॉर हेल्थ, क्योंकि ओजोन रहता है कहाँ पे? ओजोन प्राइमरी रहता है स्ट्रेटोस्फीयर में, स्ट्रेटोस्फीयर में रहता है। ये हमारे लिए फायदेमंद है क्योंकि ये यूवी रे को रोक लेता है, बट ओजोन अगर वही ट्रोपोस्फीयर में आके रहेगा तो वो हमारे लिए डेंजरस है। एंड कार्बन मोनोऑक्साइड भी हमारे लिए डेंजरस है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे इंडोर मतलब पॉल्यूशन हो रहा है, जैसे कि बाथरूम से, बेडरूम से भी होता है एंड आपका गैराज से होता है, लिविंग एरिया से होता है, किचन से होता है। इसमें जो टॉक्सिक एलिमेंट निकलते हैं वो सारे इंडोर पॉल्यूशन का कॉज है। एंड सोर्सेज ऑफ इंडोर पॉल्यूशन आप यहाँ पे भी नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फिजियन स्ट्रगल इज एसोसिएटेड विद द एनैक्टमेंट ऑफ द बरगादारी एक्ट। बरगादारी एक्ट के बारे में यहाँ पे पूछा गया है। तो कौन सा यहाँ पे एसोसिएटेड, कौन सा रिवोल्ट उससे एसोसिएट है? क्वेश्चन नंबर 13, तो तेभागा मूवमेंट यहाँ पे एसोसिएट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं तेभागा मूवमेंट कब हुआ था? 1946 टू 1950 में हुआ था। ये कहाँ पे हुआ था? तो जो 24 परगना डिस्ट्रिक्ट है वेस्ट बंगाल का आज के डेट में, तो वहाँ पे ये तेभागा मूवमेंट हुआ था। जो बरगदारी एक्ट है उसके काउंटर में, इसके अपोजिशन में ये तेभागा मूवमेंट हुआ था। तो बरगदारी एक्ट क्या है? 1950 का रिकॉग्नाइज राइट ऑफ बरगदार्स टू ए हायर शेयर ऑफ क्रॉप्स। मतलब जो शेयर क्रॉपर्स है तो उनको जो ऑनर होंगे लैंड का तो उनको क्या करेगा? हायर शेयर देने का बात था। तो इसीलिए वो तेभागा मूवमेंट करते हैं, मतलब 3 भाग उनको देना पड़ेगा। तो इसीलिए ये रिवोल्ट होता है नॉर्थ जो 24 परगना डिस्ट्रिक्ट है वेस्ट बंगाल में वहाँ पे। एंड मोपिला रिवोल्ट के बारे में आप देख सकते हैं जो मुस्लिम किसान ने किया था, केरला में प्राइमरीली किया था। एंड इक्का मूवमेंट एंड किसान सभा मूवमेंट के बारे में भी आप नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द मियावाकी मेथड ऑफ अर्बन फॉरेस्ट्री। तो मियावाकी मेथड जो अर्बन फॉरेस्ट्री से रिलेटेड है, ये मियावाकी मेथड 2022 के यूपीएससी में ऑलरेडी पूछ चुका है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड इसके रिगार्डिंग तो पॉइंट नंबर 1, इट इन्वॉल्व्स प्लांटिंग डजन्स ऑफ ओनली नेटिव स्पीसीज इन द सेम एरिया। क्वेश्चन नंबर 14, यस ये ओनली नेटिव स्पीसीज प्लांट करने का बात कहते हैं, फॉरेन स्पीसीज को नहीं प्रमोट करते ज़्यादा। द मेथड रिक्वायर्स ए मिनिमम 1 स्क्वायर मीटर डिस्टेंस। नहीं, ये कोई ऐसा कोई नहीं कहते हैं कि, ये कहते हैं कि नॉर्मल फॉरेस्ट में क्या होता है, कहीं पे भी सीड गिर गया ये मतलब प्लांट बन गया। एंड ये अपने आप में कंपटीशन करके सनलाइट के लिए ज़्यादा टॉल हो जाते हैं, ज़्यादा जल्दी ग्रो करते हैं। तो इसलिए ये कोई ऐसा मिनिमम डिस्टेंस नहीं करते कि इतना इतना डिस्टेंस चाहिए। द कंट्रीज लार्जेस्ट मियावाकी फॉरेस्ट इज इन हैदराबाद। ये हैदराबाद एयरपोर्ट के पास ही कंट्रीज लार्जेस्ट मियावाकी फॉरेस्ट है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 1 and 3 ओनली इज द करेक्ट आंसर।
तो मियावाकी मेथड क्या है, आप यहाँ पे सारे डिटेल्स उसका मेंशन है, देख सकते हैं। एंड हमारा आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, जो हैदराबाद एयरपोर्ट के पास में जो 4.2 लाख ट्रीज प्लांट किया गया है, ये मियावाकी टेक्नोलॉजी का एक लेटेस्ट एग्जाम्पल है, क्योंकि जापानीज बोटानिस्ट के नाम पे ये अकीरा मियावाकी के नाम पे ये मियावाकी डेवलपमेंट जो प्रोजेक्ट है इसे लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन नंबर 15, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस रूल्स। जो ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस रूल 2022 में आया है उसके रिगार्डिंग यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है। पॉइंट नंबर 1, इट एम्स टू enable small consumers also to purchase renewable energy। yes, ये small consumer को भी renewable energy purchase के लिए ये promote करते हैं। point number 1 is absolutely correct। any consumer with a connected load of 100 kilowatt or above can get renewable energy through open access। yes, ये भी सही है, जिसके पास 100 किलोवाट और उससे above होगा तो वो भी ले सकते हैं। it mandated commercial and industrial consumers to purchase green power। नहीं, ये कोई मैंडेट नहीं करता, ये उनके वॉलेंटरीली है, कोई इनका मतलब मैंडेटरी नहीं है कि उनको भी लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, 1 and 2 ओनली इज द राइट आंसर। यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे फीचर जो रिन्यूएबल एनर्जी ओपन एक्सेस रूल 2022 का है यहाँ पे मेंशन है, आप इसे नोट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, यंग वुमेन क्रिश्चियन एसोसिएशन के बारे में यहाँ पे पूछा गया है। यंग वुमेन क्रिश्चियन एसोसिएशन, क्वेश्चन नंबर 16, it was founded by Lady Mary Jane Kinnard and Christiana Emma Roberts in 1855। तो यस, ये दोनों ने ही इसे 1855 में एस्टैब्लिश किया था। It started its operation in India in 1925 as WCA इंडिया, बर्मा एंड सिलोन। तो ये गलत हो जाता है क्योंकि ये कब इंडिया में हुआ, 1875 में ही इंडिया में आ गया था। 1875 में, ना कि 1925 में। 1875 में इंडिया में आ गया था, तो पॉइंट 2 गलत हो जाएगा। आंसर ए ओनली इज द राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ पे आप YWCA के बारे में डिटेल्स मेंशन है, आप इसे नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। विथ रेफरेंस टू अर्बन लोकल बॉडीज जो कि 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इन्हें कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देता है, तो उसके बारे में यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। टाउनशिप फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट हैज बोथ इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर्स। नहीं, टाउनशिप क्या होता है, प्राइमरी इसे हम इंडस्ट्रियल टाउनशिप कहते हैं। तो इसमें ये जो इंडस्ट्री के मेंबर होंगे या कंपनी के जो कॉर्पोरेट ऑफिस वहाँ पे होगा, फैक्ट्री होगा, उसके मेंबर ही रहते हैं, तो वो नॉमिनेटेड होते हैं, इलेक्टेड नहीं होते। तो ये यहाँ पे गलत होता है। पॉइंट 1 गलत होते ही हम अपने आंसर की तक पहुँच चुके हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। पोर्ट ट्रस्ट ये स्टैट्यूटरी बॉडी, ये पोर्ट ट्रस्ट ऑफ इंडिया के एक्ट के अंदर बनता है। एंड मिलिट्री ऑफिसर कमांडिंग इन द स्टेशन एक्ट एज द एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इन द कैंटोनमेंट बोर्ड। यहाँ पे आप देख सकते हैं 8 टाइप ऑफ जो अर्बन लोकल बॉडीज है, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, म्यूनसिपलिटी एंड नोटिफाइड एरिया काउंसिल, ये कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस इनको मिल चुका है। 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में इनको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑलरेडी मिल चुका है। एंड उसके बाद भी इंडिया में टाउन एरिया कमेटी रहते हैं जो स्मॉलर टाउन के लिए, कैंटोनमेंट बोर्ड रहते हैं जो कि मिलिट्री पर्सनल के लिए, जो मिलिट्री के लोग जा रहे थे, टाउनशिप इंडस्ट्रियल एरिया के लिए, पोर्ट ट्रस्ट जो पोर्ट के आसपास डेवलपमेंट के लिए, मिलिट्री जो पोर्ट के आसपास जो सिविलियन लोग रहते हैं, पोर्ट के ऑफिसर वो उनके, एंड स्पेशल पर्पज लेके कोई स्पेशल पर्पज के लिए यूज होता है। तो ये सारे यहाँ पे उनके फीचर्स मेंशन है, आप इसे नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, विथ रेफरेंस टू क्लींजिंग एजेंट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। soaps used for cleansing purpose are sodium और potassium salts of the long chain fatty acid। तो जो हम कपड़े धोने के लिए जो यूज करते हैं सोप्स को, तो वो सोडियम एंड पोटेशियम रहते हैं उसमें। तो ये सही है, ऑप्शन 1 इज एब्सोल्युटली करेक्ट। द हायर द ब्रांचिंग इज द इन द हाइड्रोकार्बन चेन इन अ डिटर्जेंट, द इजियर इट बिकम्स फॉर द बैक्टीरिया टू डिग्रेड द डिटर्जेंट। नहीं, जितना हायर ब्रांचिंग रहेगा, जितना हायर इनका ब्रांच रहेगा, तो ये क्या होता है, तो डिग्रेड होने में इनको टाइम ज़्यादा लगता है। तो ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आप सभी को पता होगा तो यमुना रिवर है, यमुना रिवर में फोम लग जाता है दिल्ली के आसपास हर साल। तो उसमें क्या होता है, जो ये हायर ब्रांचिंग जो शॉप से या डिटर्जेंट है, वो क्या होता है, वो इजीली ट्रीटमेंट, जो स्वेज प्लांट से ट्रीटमेंट होने के बाद भी वो डिग्रेड नहीं होते, क्योंकि जो बैक्टीरिया है उनको डिग्रेड करने वाले पानी में वो लेस इफेक्टिव हो जाते हैं हायर ब्रांचिंग के लिए। तो ये आप याद रख सकते हैं, सारा डिटेल यहाँ पे भी मेंशन है, आप नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर।
यहाँ पे नेट इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट पोजीशन के बारे में पूछा गया है। नेट इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट पोजीशन, इट मेजर्स द गैप बिटवीन ए नेशन स्टॉक फॉरेन असेट्स एंड ए फॉरेन स्टॉक्स दैट नेशंस असेट। यस, ये सही है। ये क्या कहता है कि मान लीजिए इंडिया है एंड यूएसए है, तो इंडिया में कितना यूएस डॉलर है एंड यूएसए में कितना इंडियन रुपीस है, ये यहाँ पे कहता है। तो उसी का नेट जब हिसाब करते हैं तो इसे हम नेट इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट पोजीशन कहते हैं। तो ऑप्शन 1 इज एब्सोल्युटली करेक्ट। इंक्रीज इन एफडीआई इनफ्लोज विल इंप्रूव द नेट इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट पोजीशन। नहीं, अगर एफडीआई इंक्रीज हो रहा है तो ये डिक्रीज होगा, क्योंकि मान लीजिए एफडीआई इंक्रीज हो रहा है मतलब इंडिया में क्या होगा, मोर यूएस डॉलर आ रहा है, तो उससे क्या होगा, जो एनआईआईपी है वो डिग्रेड हो रहा है ना, क्योंकि हमारे पास इसका रेशियो चाहिए। और इसका रिवर्स भी हो सकता है कि यूएसए में ज़्यादा अगर इंडियन रुपीज आ गए तो क्या हुआ, एनआईआईपी रिवर्स हो गया। तो यहाँ पे ऑप्शन 1 ए ओनली इज द राइट आंसर। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्या है, अन इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट पोजीशन एनआईआईपी क्या है, ए मेजर द गैप बिटवीन नेशनल स्टॉक्स ऑफ फॉरेन असेट्स एंड फॉरेनर स्टॉक्स इन नेशनल असेट्स। मतलब हमारे देश में फॉरेनर का कितना असेट है एंड फॉरेन में हमारा कितना असेट है, इसका जो नेट निकलेगा वही नेट इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट पोजीशन है। तो एफडीआई ज़्यादा आएगा मतलब इंडिया में फॉरेन असेट ज़्यादा आएगा, तो हमारा एनआईआईपी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो ये यहाँ पे सारे डिटेल्स मेंशन है, आप इसे नोट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं आज की आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग पेट्रोलियम नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड। जो पीएनजीआरबी है, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड, उसके बारे में यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। तो द बोर्ड हैज बीन मैंडेटेड टू रेगुलेट बोथ प्रोडक्शन एंड प्रोसेसिंग ऑफ क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस। नहीं, ये बोथ प्रोडक्शन एंड प्रोसेसिंग नहीं करता, प्रोडक्शन ये प्राइमरली नहीं देखता, प्रोसेसिंग देखते हैं। तो पॉइंट 1 गलत हो जाता है। पॉइंट 1 गलत होते ही हम हमारे आंसर तक पहुंच गए। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 2 एंड 3 ओनली इज द राइट आंसर, क्योंकि पीएनजीआरबी जो है रेगुलेट द लेइंग एक्सपेंशन एंड ट्रांसमिशन पाइपलाइन, जो रेगुलेशन है ये करते हैं। एंड द अपील अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ पीएनजीआरबी कैन बी मेड बिफोर द अप्लाइड ट्रिब्यूनल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यस, ये अप्लाइड ट्रिब्यूनल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के अंडर ही, जो इलेक्ट्रिसिटी ट्रिब्यूनल है उसी में ही ये क्या करेंगे, अपना हायर अपील करेंगे। तो ऑप्शन 3 भी सही है, बी इज द राइट आंसर। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो पीएनजीआरबी है, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड, एक्ट 2006 के अंदर बना है। मतलब ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। ये क्या करता है, ये सारा जो ट्रांसपोर्टेशन है, स्टोरेज है, प्रोसेसिंग है, डिस्ट्रीब्यूशन है, ये सारे देखेंगे। बट क्या नहीं देखेंगे, प्रोडक्शन ऑफ क्रूड एंड नेचुरल गैस नहीं देखते हैं। प्रोडक्शन को छोड़ के बाकी जो भी होता है प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन छोड़ के मार्केटिंग हो गया, उसका प्रोसेसिंग हो गया, सारे देखेंगे कौन, पीएनजीआरबी देखेंगे। एंड 2003 में जो अपलेट जो इलेक्ट्रिसिटी ट्रिब्यूनल बना है वही इसका अपलेट बॉडी है। हायर अपील आप वहीं पे कर सकते हैं इसके रिगार्डिंग, कोई भी अगर आपको इशू है तो। इसी के साथ आज का हमारा डिस्कशन यहीं पे एंड होता है। आप पिरामिड आईएएस के साथ जुड़ सकते हैं। यहाँ पे आपको फ्री स्टडी मटेरियल, रिवीजन नोट्स, लाइव क्लासेस एंड मेनी मोर थिंग्स मिल जाएगा। जैसे कि हमारे ऐप में आपको आईएएस टॉपर्स नोट कॉपी, यूपीएससी सिलेबस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, योजना कुरुक्षेत्र मैगजीन, करंट अफेयर्स एंड मेनी मोर थिंग्स मिल जाएंगे। हमारा एनसीईआरटी कोर्स भी चालू है। आप हमारे साथ जुड़ने के लिए चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड नीचे दिए गए टेलीग्राम लिंक पे ज्वाइन करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। यहाँ पे आपको क्लास के वीडियो नोटिफिकेशन एंड पीडीएफ वगैरह प्रोवाइड किया जाता है। एंड अभी तक अगर आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप कर सकते हैं। इससे हमें आपको और वीडियो लाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। एंड ये हमारा 1000 क्वेश्चन का सीरीज है, आप इसे जरूर कंप्लीट करना, क्योंकि ये यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे हम डिस्कशन कर रहे हैं। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू ऑल, हैव ए गुड इवनिंग टू ऑल।